अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है द क्रूसिबल, जिसको ऑर्थर मिलर ने लिखा है। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैंने इससे पहले भी इसी प्ले के ऊपर एक लेक्चर बनाया है जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया इस लेक्चर का सारा इंट्रोडक्शन के जो इसके की फैक्ट्स हैं वो क्या है, ये प्ले कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, कहाँ कहाँ लिखा गया, इस प्ले की सेटिंग क्या है, सो ऑन सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस कर दिया हुआ है। टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, राइटर का इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, 1692 का विचक्राफ्ट ट्रायल सेलम के अंदर जो हुआ था वो क्या था, इसके बाद मैकार्थिज्म क्या होता है और सेनेटर मैकार्थी कौन था, उसने क्या किया, और उसके अलावा इसके जो करेक्टर्स हैं और जो थीम्स हैं उन सबको मैंने इन डिटेल लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर दिया, जो कि 20 मिनट्स की वीडियो होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले उसको लाजमी देख लें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग समरी फिर क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले का इंट्रोडक्शन था सारा का सारा वो मैंने उसमें डिस्कस कर दिया हुआ है, तो आप पहले उसको देख लें ताकि आपको ये वीडियो देखने में, लेक्चर देखने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो और आपकी एक प्रॉपर बेस सेट हो जाए। और जब आप इवेंट सुन रहे हो तो आपके माइंड में आ रहा हो कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा ये प्ले जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बेस कर रहा है। एक हिस्टोरिकल प्ले है, एक पॉलिटिकल प्ले है, ठीक है। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने समरी डिस्कस करनी है इसके अंदर। तो जो प्ले की सेटिंग दिखाई गई है वो सेलम नाम के प्लेस की दिखाई गई है, एक विलेज है सेलम नाम का। जो टाइम पीरियड दिखाया गया 1692 का टाइम पीरियड दिखाया गया। जैसा कि आपको पता है 1692 यानी कि ये 17th सेंचुरी, ये प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड चल रहा है। अब प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और प्यूरिटन एज के अंदर 1692 के अंदर एक विच क्राफ्ट ट्रायल हुआ था, जिसके अंदर जो इनोसेंट लोग थे उनको बिला वजह मारा जा रहा था, उनके ऊपर एक ब्लेम करके कि ये विच क्राफ्ट करते हैं, इनके पास जो है ना ब्लैक मैजिक है, ये मैजिक करते हैं, सो ऑन, ठीक है। अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया प्ले में सेटिंग दिखाई गई सलम की, स्प्रिंग का सीजन है, 1692 का टाइम पीरियड है, और फर्स्ट एक्ट जब शुरू हो रहा है, इस प्ले के टोटल 4 एक्ट है, 1 2 3 4। फर्स्ट एक्ट हम देख रहे हैं कि वो एक घर में शुरू हो रहा है। घर है रेवरेंड सैमुअल पेरिस का। रेवरेंड सैमुअल पेरिस जो है ये एक प्रीस्ट है, सॉरी ये एक मिनिस्टर है चर्च के अंदर। सैलम के अंदर चर्च है, ये उसका मिनिस्टर है। अब क्या है, ये अपने रूम में बैठा हुआ है, अपने अपर बेडरूम में, उसके कमरे के अंदर ये बैठा हुआ है। इसने अपने घुटने झुकाए हुए हैं और ये दुआ मांग रहा है। अब कमरा किसका है? बेसिकली इसकी बेटी का कमरा है। इसकी बेटी के अपनी बिस्तर पे लेटी हुई है। इसकी बेटी कोमा की स्टेट में है, बेहोश है, और ये अपनी बेटी की सेहतयाबी के लिए, तबीयत ठीक हो जाए उसके लिए प्रे कर रहा है। ठीक हो गया। इसकी बेटी का नाम है बेटी। अब पेरिस जो है अपनी बेटी और साथ में इसकी 17 ईयर्स ओल्ड जो है नीस, उसका नाम अबीगेल विलियम्स है, इनके साथ अपने घर में रहता है। अबीगेल विलियम्स जो है ये एक ऑर्फन है जिसने अपने पेरेंट्स का मर्डर होते हुए खुद देखा था अपनी आंखों से, जिनको इंडियंस ने मारा था। ये नेम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अबीगेल विलियम्स, ये इसके अंदर एंटागोनिस्ट दिखाई गई हुई है, एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया अबीगेल का इसके अंदर। एनी हाउ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बेटी से हो रही है कि बेटी की तबीयत नहीं ठीक, वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो बेहोश है, और बेहोशी बेहोशी के बाद अभी तक वो होश में नहीं आई, और इसका फादर जो परेशान है वो इसके लिए प्रे कर रहा है कि ये ठीक हो जाए। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसकी तबीयत क्यों खराब है, जो कि आगे आना है, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। ऐसा होता है कि रात के वक्त ना अबीगेल विलियम्स, बेटी, टिटूबा नाम की एक इनकी सर्वेंट, वो इनकी स्लेव है, और कुछ दूसरी लड़कियां होती जो कि अबीगेल के साथ होती हैं। ये सब के सब ना जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में ये डांस कर रहे होते हैं, और डांस करके ये ना जितने भी ये बुरी चीजें होती है ना, इविल होते हैं, डेविल्स होते हैं, उनको बुला रहे होते हैं। उनमें बेटी भी शामिल होती है। अब उस टाइम पे पेरिस रेवरेंड, ठीक है, रेवरेंड सैमुअल पेरिस, ये भी जंगल में पहुंच जाता है, और ये जंगल में इन सबको ऐसे डांस करता हुआ देख लेता है, जिसमें इसकी बेटी जिसका नाम बेटी है वो भी थी। अब बेटी जब अपने फादर को देखती है तो अपने फादर को देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है, और वो बेहोश हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड था। अब प्रेजेंट क्या दिखाया गया कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, और उसका फादर उसके बेड के बिल्कुल पास है, और वो उसकी ठीक होने के लिए दुआ कर रहा है, अपसेट है।
फिर हम देखते हैं एक्ट 1 के अंदर कि तितुबा नेम की इनकी एक स्लेव है जो कि बारबाडोस से बिलोंग करती है। वो रूम में एंटर होती है। वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती है बेटी के वेलफेयर के अबाउट। लेकिन पेरिस कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो तितुबा चले जाती है वहां से, उनके रूम से। उसके जाने के बाद अबीगेल विलियम्स की एंट्री होती है जो कि नीस है रेवरेंड पेरिस की। वो एंटर होती है, उसके साथ सुसाना वेलकोट नेम की एक पर्सन होती है और ये भी उन लड़कियों में से एक होती है जिनको पेरिस ने डांस करते हुए देखा था वुड्स में, फॉरेस्ट के अंदर। और ये अबीगेल की बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट पर्सन है। इनके साथ एंटर होती है, मींस अबीगेल और ये दोनों, अबीगेल और सुसाना दोनों एंटर होते हैं रूम के अंदर। और वो आके पेरिस को बताते हैं कि डॉक्टर ग्रिग्स जो है ना, उनको बेटी के इलाज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। डॉक्टर ग्रिग्स कैन फाइंड नो क्योर फॉर बेटीज एलिमेंट। अब एक पर्सन है रेवरेंड हेल जो है ना, यहाँ पे कहा गया कि एक यंग मिनिस्टर है जिसके बारे में सपोज ये किया जाता है कि वो एक्सपर्ट है विच क्राफ्ट के ऊपर। ये बेवर्ली नेम की प्लेस पे रहता है जो कि मैसेच्यूसेट के अंदर ही ना एक सिटी है। पेरिस इसको लेने के लिए भेजता है कि यहाँ पे आए, यानी कि सेलम नाम की प्लेस में ये आए और आके इसकी जो बेटी है जिसका नाम बेटी है, इसकी डॉटर है ना, उसकी जो इलनेस है उसकी कॉज को फाइंड आउट करे। ये एक कमिटेड क्रिश्चियन है और ये बहुत ज्यादा नफरत करता है विचक्राफ्ट से। एनी हाउ, पेरिस जो है इसको लेने के लिए भेजता है रेवरेंड हेल को और उसी ड्यूरेशन में सुसाना को कहता है, सुसाना कौन थी जो अबीगेल के साथ रूम में आई थी, कि तुमने किसी के साथ भी इस अननेचुरल कॉजेस के अबाउट डिस्कशन नहीं करनी। और इसी दौरान अबीगेल वॉर्न करती है पेरिस को कि यहाँ पे जगह जगह रूमर्स फैली हुई है विचक्राफ्ट की। और जो पार्लर है, जो सिटिंग रूम है प्राइवेट हाउस के अंदर, वो लोगों के हजूम के साथ, यानी कि लोगों के ग्रुप के साथ भरा पड़ा है। फिर इसकी बात सुनने के बाद पेरिस एबिगेल को कहता है कि वो लोगों को नहीं बता सकता कि रात को उसने अपनी बेटी को और अपनी नीस को फॉरेस्ट में डांस करते देखा है, इस तरह से जैसे कि हीदन होते हैं। अब हीदन किसे कहते हैं? वो पर्सन जो कि नॉन बिलीवर हो, ठीक है, जो कि इनफिडल हो, काइंड ऑफ किसी भी रिलीजन का फॉलो करने वाला ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ना वो क्रिश्चियन, ना वो ज्यू, ना वो मुस्लिम हो, उस तरह से। तो कहता है मैं ये चीज कन्फेस नहीं कर सकता लोगों के सामने, मैं लोगों को बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक मिनिस्टर है चर्च का, सेलम के अंदर चर्च का, और उसी की बेटी जो कि रिलीजन के अगेंस्ट जा रही है, और उसी की नीस जो कि रिलीजन के अगेंस्ट जा रही है और अगेंस्ट जाते हुए फॉरेस्ट में इस तरह का डांस कर रही है। तो ये इसके लिए कॉन्फेस करना, ये कन्फेस करना इसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था लोगों के सामने। अब उसी दौरान पे अबीगेल कन्फेस करती है, एडमिट करती है कि हाँ वो लोग डांस कर रहे थे और उनको पनिशमेंट देना भी बनती है, यानी कि उनको सजा भी दी जाए डांस करने की। लेकिन कहती है वो किसी भी विचक्राफ्ट किस्म का डांस नहीं था, वो डांस फॉर द सेक ऑफ फन ही था, ठीक है। अब पेरिस जो है वो वार्न करता है अबीगेल को कि उसके एनिमीज ने अगर वो चीज देखी होती, या जो सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन को लेते हुए इसके एनिमीज इस सिचुएशन को इसके अगेंस्ट यूज करेंगे। और वो कहता है कि जब मैं उस इवेंट पे था रात को, जब मैंने तुम लोगों को देखा, उस टाइम पे तितुबा जो कि एक बारबाडोस से बिलोंग करती थी, वो भी सिंगिंग कर रही थी। लाइक सिंगिंग नहीं, वो एक स्पीच कर रही थी, एक बहुत ही वेट किस्म की स्पीच जो कि बहुत लाउडली वो कर रही थी। वो वर्ड्स नॉनसेंस वर्ड्स थे, अनइंटेलिजेंट वर्ड्स थे। लेकिन अबीगेल फिर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे वर ओनली सिंगिंग बारबाडोस सॉन्ग, वो सिर्फ बारबाडोस के गाने गा रहे थे। अब इसके बाद ना पेरिस कहता है एबिगेल से कि तुम्हारे बारे में एक और रूमर मुझे सुनने को मिली है। वो ये कि तुम जहां पे पहले काम करती थी अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद एलिजाबेथ प्रॉक्टर ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, वो इसलिए क्योंकि तुम उसके हस्बैंड जिसका नाम है जॉन प्रॉक्टर, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रही हो, तुम्हारा उसके साथ अफेयर रहा है। तो एनी हाउ, ये जो मैंने अफेयर वाली बात बोली है ना, ये हिडन होती है, ये इसको नहीं पता। वो अफेयर की बात नहीं करता उसे, वो कहता है वो तुम्हारे करेक्टर के बारे में कहती है, तुम्हारा करेक्टर इमोरल है, ठीक है। वो तुम्हारे करेक्टर के बारे में कोई ना कोई अजीबोगरीब बातें कर रही है एलिजाबेथ प्रॉक्टर। तो आगे से ये कहती है एबिगेल कि जो प्रॉक्टर है ना, यानी कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है, ये गॉसिपिंग लायर है, सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करती रहती है, झूठ बोलती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कैरेक्टर इमोरल नहीं है। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान मिसेस एन पुटनम और थॉमस पुटनम, मिस्टर थॉमस पुटनम, ये दोनों आते हैं। जब ये दोनों आते हैं ना, तो आके बात करते कि ये अफवाहें फैल रही कि रात को ना बेटी को झाड़ू पे उड़ते हुए देखा गया है। अब
उसके बाद कहते हैं कि उनकी जो बेटी है जिसका नाम रुथ है वो भी सिक है। रुथ, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, यहाँ पे RUTH। कहती भी बीमार है रात से, इसकी भी रात से तबीयत नहीं ठीक है, और वो कन्फेस करती कि इसको ततुबा के पास भेजा गया था। और कहती है कि मुझे लगता है कि ततुबा जो है ना वो जानती कि डेड से किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से जो विच क्राफ्ट है, जो मैजिक है, ब्लैक मैजिक किस तरह से यूज करना है, बदरूहों से किस तरह से बात करनी है। तो कहते हैं कि ना कि मेरे 7 बच्चे थे, 7 के 7 इन्फेंसी में ही मर गए थे, पैदाइश के वक्त ही मर गए थे। तो हो सकता है कि ततुबा हेल्प आउट कर सके कि मर्डर्ड जो थे वो कौन, किन्होंने उनका मर्डर किया था, उनके बारे में जानने में हमारी हेल्प कर सकेगी। फिर इसके बाद जितने भी ये अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। अबीगेल जो है वो बेटी की इलनेस को मर्सी लेविस के साथ और मैरी वेरेन के साथ डिस्कस करती है। ये दोनों कौन है? ये दोनों बेसिकली सर्वेंट्स हैं, किनके? पुटनम्स के भी और प्रॉक्टर्स के भी। और साथ में इनको धमकाती भी कि तुम लोगों ने ना किसी को भी कुछ नहीं बताना इस चीज के अलावा कि ये लोग डांस कर रहे थे और ततुबा ने कंजोर्ट किया था रुथ की सिस्टर को। इसी ड्यूरेशन में जॉन प्रॉक्टर वो आ जाता है। जॉन प्रॉक्टर इस स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है। वो यहाँ पे मैरी को ढूंढने के लिए आता है। जब उसको मैरी मिल जाती है उसको वो घर भेज देता है। फिर ये अबीगेल के साथ बातें करता है अकेले में, और यहाँ पे अबीगेल उसके सामने कन्फेस करती है इसके डांसिंग के अबाउट। और पास्ट में जॉन प्रॉक्टर का और अबीगेल का एक अफेयर रह चुका हुआ है। इसी वजह से जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर थी ना उसने इसको फायर कर दिया था। फिर बेटी जो है जब वो बेहोश होती तो उस ड्यूरेशन में वो सुनती है कि घर के बाहर यानी कि रूम के बाहर लोग इकट्ठे होके रिलीजियस हाइम्स पढ़ रहे हैं। और ये हाइम्स की आवाज जब उसके कान में पड़ती है तो ये अचानक उठ जाती है, उठ के चीखें मारती है। जब ये चीखें मारती है तो रेवरेंड पेरिस इसके रूम में वापस आता है और रियलाइज करता है कि बेटी कैन नॉट बेयर टू हियर द लॉर्ड्स नेम, कि वो लॉर्ड का नेम सुनना गवारा नहीं समझ रही। अच्छा, इसके बाद गायस और रबीका नर्स ये दोनों आते हैं विजिट के लिए। रबीका कहती है कि जो बेटी की इलनेस है ना ये एक सीरियस मैटर नहीं है, ये मेरे लिए चाइल्डिश फेज है। और इसी दौरान पेरिस जो है वो कन्फ्रंट करता है प्रॉक्टर को, कहता है कि तुम चर्च में भी अभी नहीं थे। लेकिन प्रॉक्टर क्लेम करता है कि दैट पेरिस इज टू ऑब्सेस्ड विद डैमनेशन एंड नेवर मेंशंस गॉड। ये डैमनेशन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन इसने कभी भी गॉड का नेम मेंशन नहीं किया। और जैसा कि एक्ट 1 के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि रेवरेंड पेरिस ने हेल को लेने के लिए भेजा हुआ था। अब रेवरेंड जॉन हेल ये आ चुका है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे रेवरेंड जॉन हेल आता है वो आके पूछता है एबिगेल से कि तुमने क्या अपनी सोल लूसीफर को तो नहीं सेल कर दी? लेकिन अबीगेल यहाँ पे ब्लेम कर देती है ततुबा के ऊपर और कहती है कि ततुबा है जिसने अबीगेल को और बेटी को ब्लड ड्रिंक करने के लिए, खून पीने के लिए मजबूर किया था। और ये ततुबा ही थी जिसने जो स्पिरिट्स थी उनको मिसचीफ करने के लिए बाहर बुलाया था, बुरी हरकतें करने के लिए। फिर पुटनम डिक्लेयर करती है कि ततुबा मस्ट बी हैंग्ड, उसको हैंग कर दिया जाए। लेकिन हेल कन्फ्रंट करता है उसको। अब यहाँ पता लगता है कि पहली औरत जिस पर इल्जाम लगाया था गया था कंज्यूरिंग का वो ततुबा थी। अच्छा, इसके बाद हेल जो है ना वो फेस टू फेस आता है ततुबा के, यानी कि कन्फ्रंट करता है ततुबा को, उसके सामने आता है। वो कहता है if she loves these children she must let God's light shine on her। और पूछता है if the devil comes to her with anybody else। ततुबा इसको एडमिट करती है, कहती है the devil has come to her and that the devil promises to return her to Barbados। उन्होंने वादा किया कि इसको वापस बारबाडोस भेज देंगे। फिर बाद में ये भी कहती है कि इसने और भी बहुत सी लड़कियों को अपने साथ डेविल के पास देखा था, जिसमें सारा गुड का नेम भी था, सारा ओसबर्न का नेम भी था, मोर ऑन, सॉरी सो ऑन। अब इसके बाद सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। सेकंड एक्ट जो है ये एक वीक बाद शुरू होता है प्रॉक्टर के घर में। पहला भी घर में था, दूसरा भी घर में। पहला किसके घर में हुआ? पेरिस के घर के अंदर। दूसरा प्रॉक्टर के घर के अंदर। पहले में क्या केस सामने आया? सारा केस सामने यह है कि बेटी की तबीयत नहीं ठीक, उसने हेल को लेने के लिए भेजा हुआ है। हेल जो है ये विच क्राफ्ट के बारे में जानता है। फिर उसके बाद पता लगता है कि वहां पे प्रॉक्टर का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया, एलिजाबेथ का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। अबीगेल का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया, एक नेगेटिव कैरेक्टर है और ये इसका अफेयर रहा है प्रॉक्टर के साथ भी। और उसके अलावा
इसने ब्लेम भी किया ततुबा को और बताया कि ततुबा ने मुझे और जो बेटी है उन दोनों को चिकन के ब्लड जो था उसको ड्रिंक करवाया था। ठीक है, यानी कि सारा एक डांसिंग सीन दिखाया गया, वो डांसिंग कंज्यूरिंग के लिए किया गया और विचक्राफ्ट के लिए किया गया। ठीक है, जहां से हमारे पास वो जो कि 1692 का एक इवेंट था, विचक्राफ्ट ट्रायल, सेलम विचक्राफ्ट ट्रायल, वो चीज सारी सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पे रिवील हो गया। और यहाँ पे करने वाली कौन थी? अबीगेल। इल्जाम किस पे लगा? तटूबा पे। ठीक है, मीन्स से जो इनोसेंट है उनके ऊपर ब्लेम किया गया और करने वाले कौन है? जिन्होंने खुद ये काम किया वो। और सजा किनको मिलेगी? जिन्होंने नहीं किया उनको। मीन्स तटूबा इनोसेंट है लेकिन उसको इस चीज का भुगतना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी उसको। मीन्स उसको सजा दी जाएगी। अच्छा, सेकंड एक्ट स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्टर के घर के अंदर। अब प्रॉक्टर कौन है? प्रॉक्टर बेसिकली एक फार्मर है बाय प्रोफेशन और इस स्टोरी के अंदर वो प्रोटैगोनिस्ट भी है और इसकी वाइफ एलिजाबेथ प्रॉक्टर है। इस प्ले में हम देखते हैं, यानी कि इस पार्ट में हम देखते हैं सेकंड एक्ट के अंदर कि जॉन प्रॉक्टर घर काफी लेट आता है। वो प्लांटिंग कर रहा होता है फील्ड्स के अंदर और इसकी वाइफ सस्पेक्ट करती है कि वो काफी देर से विलेज में रहा है। अब इनकी एक सर्वेंट थी जिसका नाम था मैरी वेरन। मैरी वेरन जो है वो अब एक ऑफिशियल बन चुकी हुई है कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो लोगों को एक्यूज कर रही थी कि ये जो लोग हैं ये विचक्राफ्ट है। ठीक है, इसी एक्यूज करने की बेस पे अब वो ऑफिशियल है इन द कोर्ट along with Abigail and other girls। अब एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि बाय हार्ट अ गुड करेक्टर, वो कहती है जॉन प्रॉक्टर को कि तुम जाओ एज़ेकिएल ट्रिगर के पास जाओ और उसके पास जाके बता के आओ उसको कि जो बेटी है ना उसकी सिकनेस का विच क्राफ्ट के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। प्रॉक्टर उसको कहता है कि उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अकेला है जिसने सब कुछ सुना है, जो रियलिटी जानता है। ये कौन है? ये कांस्टेबल है। कौन? एज़ेकिएल। ठीक है, ये कांस्टेबल है। और प्रॉक्टर को, जॉन प्रॉक्टर को बताने वाला कौन था कि इसकी सिकनेस का विचक्राफ्ट से लड़ना कोई नहीं है? ये अबीगेल थी। अबीगेल ने इसके सामने एडमिट किया था कि बेटीज सिकनेस हैज नथिंग टू डू विद विचक्राफ्ट। अब उसके बाद जब एलिजाबेथ कहती कि तुम जाके ये बता के आओ इसको, तब ये कहते हैं कि कोई भी इसकी बात का यकीन करने वाला नहीं है बिकॉज ही वाज अलोन विद द अबीगेल एट द टाइम। ठीक है, अब जब एलिजाबेथ ये बात सुनती है कि दोनों फिर से अकेले थे, बड़ा डिस्टर्ब होती है। लेकिन प्रॉक्टर कहता है कि तुम डिस्टर्ब ना हो उस पे और गुस्सा भी खाता है उसके ऊपर कि तुम मेरे पर सस्पिशंस ना रखो। ऐसा वैसी कोई बात नहीं है, मैं अपने सिन का कन्फेस कर चुका हूँ सबके सामने ओपनली, मतलब तुम्हारे सामने ओपनली मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मैं अबीगेल को अब छोड़ चुका हूँ। अच्छा, अब इसके इस सब के बाद ना मैरी वेरन वो एंटर होती है और आके ना एक पपेट देती है एलिजाबेथ को और कहती है कि उसने कोर्ट में बनाया है सारा दिन लगा के ना, और उसको बताती है कि 39 पीपल है ना आज उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें वुडी ओसबर्न, उसको आज हैंग कर दिया गया, उसको हैंग कर दिया जाएगा, लेकिन सारा गुड को नहीं, बिकॉज शी कन्फेस, उसने कन्फेस कर लिया था। ठीक है, 39 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसमें सारा ओसबर्न जो है उसको हैंग कर दिया जाएगा, सारा गुड को नहीं, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया, इस चीज का इकरार कर लिया है। किस चीज का? कंज्यूरिंग का, विच क्राफ्ट का। और वो कहती है, मैरी बताती है कि जो गोडी ऑसबर्न थी ना उसने अपने स्पिरिट को ना बाहर भेज दिया था कोर्ट से और कुछ ना कुछ मम्बल्स करने लग पड़ी थी। अब प्रॉक्टर कहता कि तुम मुझे प्रूफ दिखाओ, अगर गोडी ऑसबर्न जो है वो एक विच है उसका मुझे प्रूफ दिखाओ। और साथ में कहता है कि तुम ये कोर्ट में मत जाओ, उसको रोकता है, इसको फॉरवर्ड करता है। मैरी कहती है that it is amazing that Proctor does not realize the importance of her work and insists that she is a court official। अब उसकी बात सुन के गुस्सा आता है प्रॉक्टर को और वो उसको लेदर ही होती है ना, वो एक पट्टी सी होती है, रस्सी सी लंबी सी, उससे वो डराता है। इसको विप कहते हैं, WHIP। फिर साथ ही मैरी कहती है कि मैंने ना आज एलिजाबेथ की लाइफ भी बचाई है क्योंकि एलिजाबेथ को भी अक्यूज किया गया है कोर्ट के अंदर। प्रॉक्टर मैरी को कहता है जाओ जाके तुम बिस्तर पे चले जाओ, सो जाओ यहाँ से। लेकिन वो बाद में एलिजाबेथ रियलाइज करती है इस चीज की कि मैरी सो अबीगेल है ना, अबीगेल चाहती है कि मुझे मार दिया जाए क्योंकि अबीगेल पसंद करती है प्रॉक्टर को, जॉन प्रॉक्टर को, इसलिए वो एलिजाबेथ प्रॉक्टर को भी मारना चाहती है, इसलिए उसने इसके ऊपर एक्यूज किया, ब्लेम किया। ठीक है, देखेंगे आप लोग जिस तरह के 1692 के अंदर जो विचक्राफ्ट ट्रायल हुआ था सेलम के अंदर, उसमें जितने इनोसेंट और गुड पीपल थे उनको मार दिया गया था। बाद में लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ था, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने काफी साल बाद जाके उसके ऊपर माफी भी मांगी थी। सेम यहाँ पे होने वाला है कि जितने अच्छे लोग हैं उनके ऊपर बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अब एलिजाबेथ है उसको भी एक्यूज किया गया। करने वाली कौन थी? अबीगेल। तो एलिजाबेथ रियलाइजेस दैट अबीगेल वांट्स हर डेड।
प्रॉक्टर जो है वो रीअश्योर करता है अपनी वाइफ को कि वो अब जाएगा एज़ेकिएल चिवेर के पास और वहां जाके सब कुछ कन्फेस कर आएगा, जो जो इसको अबीगेल ने बताया था, जो उसने देखा था। अब इसके बाद उसको रोकती है, कहती है कि अभी हम लोग को चिवेर्स की हेल्प से ज्यादा चाहिए कि तुम जाओ अबीगेल के पास और उसके पास जाके जो तुमने उससे पहले प्रोमिस किए थे ना, उसको कहो मैं अपने प्रोमिस दोबारा के दोबारा ना, वो जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रोमिस थे वो पूरे करने के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। क्योंकि एलिजाबेथ सोचती है कि अबीगेल मस्ट प्लान टू प्रॉफिट फ्रॉम एलिजाबेथ्स डेथ। एलिजाबेथ के मरने के बाद, इसकी मौत से कोई ना कोई वो प्रॉफिट चाहती है, फायदा चाहती है, वो इसलिए प्लान कर रही है। इसलिए वो अक्यूज कर रही है रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी लाइक हर इज मोर डेंजरस देन अक्यूजिंग अ ड्रंक और इंडिजिनेट वुमेन लाइक गुड और ऑसबर्न। क्योंकि वो अपने बेनिफिट्स के लिए सोसाइटी के रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी ब्लेम कर रही है अब तो। ठीक है, कहते हैं कि जो ड्रंकन है, जो इंडिजिनेट है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि पुअर है, नीडी है, इस तरह के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये ज्यादा खतरनाक है उसके मुकाबले में कि आप एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन पे भी वो इल्जाम लगाओ। मीन्स टू से एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है जैसे कि एलिजाबेथ है, उस पर ब्लेम लगाया गया। कहते हैं ये ज्यादा खतरनाक चीज है कि आप एक ड्रंक और पुअर लोगों के ऊपर इल्जाम लगाओ उसके मुकाबले में। अब जब ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं, उस आर्ग्यू के ड्यूरेशन के अंदर जो हेल था, मिस्टर हेल, जिनको बुलाया गया था, पेरिस ने बुलाया था, वो आते हैं एलिजाबेथ के घर के अंदर और आके बताते हैं, बड़े ही गिल्ट उनको फील हो रहा होता है। वो कहते हैं कि एलिजाबेथ जो है ना, उसका नेम भी मेंशन किया गया कोर्ट में और रेबेका नर्स जो थी उसको चार्ज किया गया है। हालांकि रेबेका नर्स भी एक अच्छा करेक्टर था, गुड करेक्टर, और एलिजाबेथ का भी करेक्टर एक अच्छा करेक्टर था। अब प्रॉक्टर कहता है ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज ऐसी नहीं कि इसके ऊपर बिलीव किया जा सके कि एक औरत जो कि 70 ईयर्स से प्रेयर्स कर रही है, सर्विसेज दे रही है गॉड्स को, मींस प्रे कर रही है, बहुत ज्यादा नेक है, पायस वुमन है, उसके ऊपर भी आप चार्ज लगा दो कि उसने विच क्राफ्ट के एक्ट्स किए हैं, वो डेवल के साथ मिली हुई है। हेल उसको रिमाइंड करवाता है दैट द डेवल इज विली एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो शैतान है वो ताकतवर है। हेल क्वेश्चन करता है प्रॉक्टर से उसके चर्च गोइंग हैबिट्स के ऊपर। प्रॉक्टर क्लेम करता है दैट he prays at home and criticizes Paris for his wasteful spending habits in church, कि वो चर्च में जो पैसा लगाता रहता है ना, उसको क्रिटिसाइज करता है। कहता है कि मैं अपना जो टाइम है ना, अपना प्रेयर वगैरह वो मैं अपने घर में ही कर लेता हूँ। मीन्स यहाँ पे प्रॉक्टर का रिलीजन की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं दिखाया गया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। एनी हाउ, ये हेल ये भी चीज नोट करता है कि सिर्फ दो बच्चे हैं प्रॉक्टर के जिनको बैप्टाइज किया गया है। वो उससे पूछता है कि तुम जो 10 कमेंडमेंट्स है ना वो सुनाओ। ठीक है, उनमें से उसको 9 याद होता है, वो 9 सुना देता है। अब एलिजाबेथ उसको याद करती है कि 10th भी था और 10th वन जो है वो अडल्ट्री है। प्रॉक्टर कहता है बिटवीन द टू ऑफ देम दे नो ऑल ऑफ द कमेंडमेंट्स। लेकिन प्रॉक्टर कहता है कि जो थियोलॉजी है उसके अंदर किसी भी एक कमेंडमेंट को छोटा नहीं समझा जा सकता, अगर 10 और 10 की 10 आने चाहिए। एनी हाउ, प्रॉक्टर कहता है यहाँ पे कोई भी विच क्राफ्ट नहीं हुआ, कोई भी विच क्राफ्ट हैपनिंग नहीं हो रही। और वो बताता है कि कैसे अबीगेल ने पेरिस को इन सब के अबाउट बताया था। हाउ अबीगेल सेड Paris discovered the girls spotting in the woods. अब हेल क्लेम करता है दैट इट इज नॉनसेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग चीज कन्फेस्ट कर चुके हुए हैं कि हाँ वो विच क्राफ्ट हैपनिंग हो रही थी, वो कंज्यूरिंग कर रहे थे। लेकिन प्रॉक्टर कहता है एनीवन वुड कन्फेस इफ दे विल बी हैंग्ड फॉर डिनाइंग इट, कि अगर आप धमकी दोगे ना कि अगर आप कन्फेस नहीं करोगे तो आपको हैंग कर दिया जाएगा, तो हर कोई कन्फेस करेगा इस चीज के ऊपर। जैसा कि पीछे बताया था ना उसने कि जो सारा ऑसबर्न है उसको हैंग कर दिया गया क्योंकि उसने कन्फेस नहीं किया था, क्योंकि एक क्लेम था। लेकिन सारा गुड को छोड़ दिया गया था, क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया था। तो कहता है अगर कोई चीज कोई बंदा कन्फेस कर रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। लेकिन कोई चीज बंदा अगर कन्फेस नहीं करता तो आप उसको क्या कर रहे हो, हैंग कर रहे हो। तो एनी वन वुड कन्फेस इफ दे विल बी हैंग्ड फॉर डिनाइंग इट। अब इसके बाद हेल एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम गॉस्पेल के ऊपर, रिलीजियस बुक के ऊपर सवाल उठाती हो? फिर उसके बाद जो एलिजाबेथ है वो रिप्लाई करते है कि तुम्हें चाहिए कि तुम जाके ये सवाल अबीगेल विलियम से पूछो, ना कि मुझसे पूछो, क्योंकि एलिजाबेथ भी डिनाई करती है कि उसका कोई भी विचक्राफ्ट्स के ऊपर, विचेस के ऊपर कोई भी बिलीफ नहीं है। इसलिए वो सवाल से पूछता है कि क्या तुम रिलीजन के अगेंस्ट जाती हो? फिर गाइल्स कोरे और फ्रांसिस नर्स ये दोनों आते हैं और आके बताते हैं प्रॉक्टर्स को कि उनकी वाइफ्स को ले जाया जा चुका है कोर्ट के अंदर। रबीका हैज बीन चार्ज विद द सुपरनैचुरल मर्डर ऑफ एन पुटनम बेबीज, कि उन पे इल्जाम लगा रही है कि जो एन पुटनम के बच्चों की डेथ हुई थी ना, जो पैदा होते ही मर गए थे,
वो रबीका ने मरवाया था। रबीका फ्रांसिस नर्स की वाइफ थी और जो गाइल्स कोरे था इसकी वाइफ का नाम मार्था था। और मार्था उसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया कि इसकी वाइफ जो वेट किस्म की जो बुक्स की रीडिंग किया करती थी ना, वो भी कंज्यूरिंग के ऊपर थी, वो भी स्पेल के ऊपर थी, उसके बाद भी रूमिंग पिला दी गई। और ये पिलाने वाली कौन थी? वेलकोट थी। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को कहाँ ले जाया गया है? कोर्ट में ले जाया गया हुआ है, इनके ऊपर भी एक्यूज कर दिया गया हुआ है। फिर इसके बाद इज़ेकियल जो चीवर है वो भी आता है एलिजाबेथ को अरेस्ट करने के लिए। अब मैरी वेरन ने इसको एक पपेट दिया होता है, ठीक है, एक पुतला सा। अब वो आके पूछता है, ही आस्क इफ शी कीप्स एनी पपेट्स इन द हाउस एंड शी सेज नो। फिर वो जासूसी करता है पपेट की, दैट मैरी वेरन मेड, जो उसने बनाया होता है, और उसके अंदर से उसको एक नीडल मिलती है। ठीक है, उसको एक पपेट दिया था, जो यानी कि जो मैरी वेरन ने इसको पपेट दिया था एलिजाबेथ को, वो पपेट पकड़ता है, उसको स्पाई करता है, उसमें से उसको एक नीडल मिलती है। और ये अबीगेल होती है, इसने ब्लेम किया होता है एलिजाबेथ के अबाउट। वो कहती है इसको कि जो एलिजाबेथ है उसकी फैमिलियर स्पिरिट ने आके रात को मेरे ऊपर एक नीडल को पुश किया था जब मैं डिनर का टाइम था। अब अबीगेल ने इसके ऊपर चार्ज किया होता है कि ये इसने मर्डर करने की कोशिश की है अबीगेल की। ये सुनने के बाद जो है एलिजाबेथ अबीगेल को मर्डरर कहती है और प्रॉक्टर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। एनी हाउ ये चीवर जो है वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। प्रॉक्टर मैरीवन को कहता है कि तुम मेरे साथ कोर्ट में आओ और जो इसके अगेंस्ट चार्ज लगाया गया है उस चार्ज को रिसोल्व करो और चार्ज मर्डर अगेंस्ट अबीगेल करो, यानी कि अबीगेल के अगेंस्ट मर्डर का तुम चार्ज लगाओ। वो जो मैरी है वो वॉर्न करती है प्रॉक्टर को कि अबीगेल विल चार्ज हिम विद लिटरी, वो तुम्हें लिटरी से चार्ज कर देगी। लेकिन प्रॉक्टर इंसिस्ट करता है दैट हिज वाइफ शैल नॉट डाई फॉर हिम। अब मैरी वेरन जो है वो रोती है और कहती है कि वो अबीगेल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। यहाँ पे सेकंड एक्ट होता है एंड फिर थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है। थर्ड एक्ट कहाँ हो रहा है? कोर्ट में हो रहा है। थर्ड एक्ट टेक्स प्लेस इन द वेस्ट्री रूम ऑफ द सेलम मीटिंग हाउस विच सर्व्स द कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट का काम हो रहा है। अब वहां पे उस कोर्ट में गाइल्स कोरे आता है फ्रांसिस नर्स के साथ, और डिप्टी गवर्नर जिसका नाम डेनफोर्थ है उसको बताता है कि ना जो थॉमस पुटनम है, मिस्टर थॉमस पुटनम, वो लोगों के ऊपर विचक्राफ्ट का चार्ज लगा रहे हैं। जो फायदा क्या उनका इसमें, वो अपना उनसे लैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये ब्लेम कर रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं। और वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि मेरी वाइफ स्ट्रेंज बुक्स पढ़ती है, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कंज्यूरिंग करती है या फिर इवलेक्ट करती है या फिर विचक्राफ्ट के साथ वो मिलकर काम कर रही है, कोई बैड यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह कर रही है। He also says that he meant nothing when he said that his wife read strange books. इसकी वाइफ का नाम क्या था? मार्था था। मार्था किसकी वाइफ थी? गायस कोरे की। ठीक है, फिर इसके बाद जॉन प्रॉक्टर आता है मैरी वेरन के साथ और वो एक डिपोजिशन देता है, मींस ऐसी चीज जिसके ऊपर ना सारा प्रूफ लिखा हो, कन्फेशन लिखी हो और उसके ऊपर साइन नहीं हुए होते हैं मैरी के, जिसमें असर्ट किया जाता है शी नेवर सॉ एनी स्पिरिट्स, कि उसने कभी भी कोई स्पिरिट नहीं देखा। और मैरी जो कन्फेस करती है कि इसने और किसी भी लड़की ने कोई स्पिरिट नहीं देखा, तो इसके बाद क्योंकि देने वाला तो उसके हाथ में प्रॉक्टर होता है ना, तो इससे वहां पे बैठा हुआ जो जज था जिसका नाम डेनफोर्ड था, वो क्वेश्चन करता है whether Proctor has any ulterior motives, कि इन सब पीछे तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम्हारे कोई हिडन मोटिव छुपे हुए हैं। तो उसको ये भी बताता है कि इसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और इसको एटलीस्ट 1 साल के लिए मजीद जिंदा रखा जाएगा, मारा नहीं जाएगा, जब तक कि बेबी की बर्थ ना हो जाए। तो बेबी की बर्थ जो बेसिकली होप को सिंबलाइज कर रही है। अच्छा, एनी हाउ प्रोक्टर एक और पिटिशन प्रेजेंट करता है उनके सामने, जिसको साइन किया होता है 91 लोगों ने। Proctor also presented a petition signed by 91 people attesting to the good character of Elizabeth Proctor, Rebecca Nurse and Martha Corey. पेरिस क्लेम करता है कि दिस इज एन एक्ट अपॉन द कोर्ट, लेकिन हिल कहता है कि हर डिफेंस जो है वो अटैक होता है इसके ऊपर। ये कोटेशन है, एवरी डिफेंस एन एक्ट अगेंस्ट द कोर्ट। ठीक है, कि हर किस्म का जो एक्ट डिफेंस कर रहे हैं ना वो सारा एक्ट जो है वो अगेंस्ट कोर्ट के मीन्स टू से कि कोई पर्सन जो
दूसरे पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा है, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को या अपने किसी लव्ड वन को, तो बेसिकली ये कर रहा है, वो एक्यूज कर रहा है कोर्ट को कि कोर्ट जो है वो सही फैसला नहीं ले रही। ठीक है, अब ये जो चीज है डैनफोर्थ इसको पर्सनल अटैक समझता है अपने ऊपर, और क्या करता है, अटेम्प्ट टू यूज हिज पावर, अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करता है यहाँ पे, क्योंकि ये उसकी जात पे उसको लगता है कि बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया है कि कोर्ट के अगेंस्ट जाके, जो कोर्ट फैसला ले रहा है उसके अगेंस्ट जाके फैसला किया जा रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद पुट्टम आती है कोर्ट के अंदर, गायल को रे उसके ऊपर चार्ज कर देता है मर्डर का। ठीक है, और कहता है कि someone told him that Putnam prompted his daughter to accuse George Jacobs so that he could buy his land, कि उसका लैंड परचेज कर सके। अब गायल उस पर्सन का नेम भी नहीं बताता, लेकिन इस गवाही की बेस पे इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जी वहां पे आ जाती है अबीगेल, और प्रॉक्टर उसके ऊपर ब्लेम करता है कि अबीगेल ने मेरी वाइफ के ऊपर ब्लेम किया और ये मेरी वाइफ का मर्डर करना चाहती है। अब उसके बाद क्या है, अबीगेल प्रिटेंड करती है कि शी फील अ शार्प विंड थ्रेटनिंग हर, कि उसको बड़ा ही बुरा फील करता है, वो होता है कि उसने जो है ना मुझे डराने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की। प्रॉक्टर वहां पे उसको पकड़ लेता है गुस्से में आकर उनके बालों से, और उसको एक वूर का वर्ड कह के बुलाता है, एक तवाइफ वूर। और जब वो उसको वूर कहता है तो इट मीन्स यहाँ पे वो अपना अफेयर इसके साथ जो था वो उसको एडमिट करता है। डेनफोर्थ यहाँ पे ऑर्डर करता है कि जाओ एलिजाबेथ को बुला के लेके आओ कोर्ट में। अगर एलिजाबेथ एडमिट कर लेगी कि उसने अबिगेल को फायरिंग किया था इस बेस पे कि उसने उसका अफेयर था प्रॉक्टर के साथ, तो इसकी बात को मान लिया जाएगा कि एलिजाबेथ को यहाँ पे एक गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि प्रॉक्टर ने कहा कि ये मेरी वाइफ के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही है, उसको मारना चाहती है, ये एक वूर है, इसका मेरे साथ अफेयर रहा है। अब डेनफोर्थ ने कहा कि जाओ जाके एलिजाबेथ को बुला के लेके आओ कोर्ट में। एलिजाबेथ यहाँ पे गवाही देगी, अगर वो एडमिट करती है कि उसने अबीगेल को फायरिंग इसी बेस पे की थी क्योंकि इसका अफेयर था इसके हस्बैंड के साथ, तो इस बेस पे जो अबीगेल है उसको मर्डर के चार्ज के ऊपर बांध दिया जाएगा, यानी कि अबीगेल के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया जाएगा। अब जब आती है एलिजाबेथ तो वो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही है, और अगर वो कहती है कि मैं अगर कहूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को इस बेस पे यानी कि डिफेंड करते हुए इस बेस पे मैंने अपने यहाँ पे अबीगेल को वहां से निकाला था, अपने फाइट किया था अपने काम से, तो कहता है इससे मेरे हस्बैंड का करेक्टर गंदा होगा। तो ये सोचते हुए होए ना एलिजाबेथ अपने हस्बैंड को डिफेंडिंग करते हुए क्लेम करती कि शी फायर्ड अबीगेल बिकॉज ऑफ पुअर वर्क हैबिट्स, कि उसके काम अच्छे नहीं थे। प्रॉक्टर क्राइज आउट फॉर एलिजाबेथ टू टेल द ट्रूथ, वो ऊंची ऊंची बोलता है कि सच बोलो सच बोलो। और हेल एडमिट्स दैट एलिजाबेथ्स लाई इज अ नेचुरल वन टू टेल, कि इसका एक सच है, जो ये जो इसका सच है ना, जो इसका झूठ है, सॉरी, जो लाई है इज अ नेचुरल वन टू टेल, वही एक नेचुरल चीज है जो बताने के लिए। अबीगेल फिर क्लेम करती है कि मैरी वैरन, अब वो उसके ऊपर ब्लेम लगा रही है, उसके स्पिरिट ने आकर मुझे एक बर्ड की फॉर्म में रात को अटैक करने की कोशिश की। अब मैरी क्लेम करती कि जो गर्ल्स है सबके सब झूठ बोल रही हैं, लेकिन she soon breaks down and tells Dunford that Proctor is in league with Satan and wants to pull down that court, कि वो प्रॉक्टर जो है वो शैतान के साथ मिला हुआ है और ये जितना भी कोर्ट है वो उसको पुल डाउन करना चाहता है। कौन कहता है ऐसे? मैरी कहती है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्टर कहता है, प्रॉक्टर क्राइज आउट दैट गॉड इज डेड and that a fire is burning in hell because the court is pulling heaven down and raising up a war. अब हेल यहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स को रोक देता है और कोर्ट को क्विट कर देता है, यानी कि अब यहाँ पे इस केस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, फोर्थ एक्ट स्टार्ट होता है। ये कुछ मंथ्स के बाद शुरू होता है, ऑटम का सीजन है और सेलेम जेल सेल दिखाया गया है। पहले में क्या था, रेवरेंड पेरिस का घर, दूसरे में क्या था, प्रॉक्टर का घर, तीसरे में कोर्ट, और यहाँ पे सेलम जेल सेल। ठीक है, जो कांस्टेबल शिवर था ना वो ऑब्जर्व करता है और बताता है कि किस तरह जो टाउन है वो शैम्बल्स हो चुका हुआ है, मींस टाउन केओस की फॉर्म में आ चुका हो, क्योंकि सारे के सारे लोग तो जेल के अंदर है। अब यहाँ पे हेल है, वो बेगिंग कर रहा होता है रविका से कि एडमिट कर ले कि वो विच क्राफ्ट के साथ थी, एडमिट कर ले कि वो ब्लैक मैजिक के साथ थी, स्पिरिट्स को बुला रही थी, सो ऑन, लेकिन वो नहीं करती। एनी हाउ पेरिस वहां पे आता है और बताता है डेनफोर्ड को हाउ अबीगेल हैज वैनिश्ड विद मर्सी लुइस एंड स्टोलन हिज मनी, कि वो मर्सी लुइस के साथ भाग गई हुई है, गायब हो गई है और उसके पैसे चुरा लिए हैं। पेरिस वरीज अबाउट द रूमर्स ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द विचक्राफ्ट प्रोसीडिंग्स इन एंडेवर, के जो विचक्राफ्ट की
जो रूमर्स थी वो इंडिविड नाम की प्लेस तक फैली हुई हैं। ये भी एक टाउन है, लेकिन हेथॉर्न इसको याद करवाता है कि हम अगर एग्जीक्यूशन कर लेते हैं ना सेलिम की, तो इसी में सेटिस्फेक्शन है, ग्रेट सेटिस्फेक्शन। लेकिन पेरिस इनको रिमाइंड करवाता है कि जो रबीका नर्स है ना, वो इमोरल वुमेन नहीं है बाकी औरतों की तरह जिनको आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो आपको चाहिए कि इसके एग्जीक्यूशन में डिले कर लें, लेकिन डेनफोर्ड रिफ्यूजेस टू पोस्टपोन एनी एग्जीक्यूशन, कहता है किसी भी चीज को डिले नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद डेनफोर्ड एलिजाबेथ प्रॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि तुम जो हो ना, अगर अपने हस्बैंड की जान बचाना चाहती हो तो उसको कहो कि अपने अंदर का जो तुम्हारे अंदर सटन मौजूद है ना, उसके बारे में कन्फेस कर ले। ठीक है, तो अब फाइनली ये एलिजाबेथ को मना लेते हैं इस चीज के ऊपर। एलिजाबेथ जाती है प्रॉक्टर के पास और उसको बताती है कि ना, जो ये गाइल्स कोरे, गाइल्स था ना, किस तरह से उसकी डेथ हो गई थी। उन्होंने उसको जो स्टोन्स थे उसके साथ उन्होंने प्रेस किया, उसको उसको प्रेस करके उसको मार दिया, और उसके लास्ट वर्ड यही थे, मोर वेट। ठीक है, बिफोर दे क्रश्ड हिम, उसने मोर वेट का वर्ड ही यूज किया था। मींस उसने ना यस कहा ना नो कहा, कोई कन्फेशन नहीं दिया था। और कन्फेशन ना करने की बेस पे उन्होंने गाइल्स को मार दिया। तो तुम ना इकरार कर लो, तुम कन्फेस कर लो कि हाँ तुम में सटन है, तो ये तुम्हारी लाइफ को छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे फर्दर। और ये अपने बच्चों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं फर्दर। अब जो प्रॉक्टर है वो डिसाइड करता है ठीक है मैं कन्फेस कर लूंगा, मैं इस चीज को मान लूंगा, और वो लिख भी लेता है इस चीज के ऊपर कि हाँ मेरे अंदर सटन है इस चीज का ना, लाइक कन्फेशन वो लिख लेता है। लेकिन फिर वो ये चीज सोचता है कि इसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को ये नहीं बताया कि वो सटन के फ्रेंड्स थे, या वो सटन के बहुत ज्यादा क्लोजर थे, या उनके अंदर सटन था, वो स्पिरिट्स को कॉल करते थे। तो उन्होंने भी तो अपने आप को सेक्रीफाइस किया ना, अपनी लाइफ को नहीं बचाया, अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो सटन के साथ नहीं हुए। तो ये चीज सोचकर ना प्रॉक्टर अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट थी वो फाड़ देता है। फिर इस तरह से क्या होता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं इस तरह करूंगा ना तो मेरी अपने बच्चों के लिए जो मेरी रिस्पेक्टेबिलिटी है वो हमेशा के लिए कायम रहेगी। और अब क्या होता है, अब ऑर्डर ये होता है कि अब इसको हैंग कर दिया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, अब तो ये ऑर्डर होता है। अब हेल बैक करता है एलिजाबेथ से कि वो प्रॉक्टर को कहे कि साइन कर दे कन्फेशन के ऊपर, लेकिन एलिजाबेथ कहती है दैट प्रॉक्टर नाउ हैज हिज गुडनेस एंड नोबडी शुड टेक इट अवे फ्रॉम हिम, कोई भी इससे चीज नहीं ले सकता। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। क्रिटिकली देखें, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 सुना होगा, उस लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया गया था सेलम के अंदर विचक्राफ्ट ट्रायल हुआ था। उस ट्रायल के अंदर कई लोगों को ऐसे इल्जाम लगा के मार दिया गया था। दोज हु वर इनोसेंट उनको मार दिया गया था। हु कन्फेस्ड, ठीक है, कन्फेस किस लिए किया, उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए किया था, उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन जो इविल के आगे नहीं झुके, जो डेविल के आगे नहीं झुके थे, जिन्होंने झूठ नहीं बोला, वो ट्रू रहे अपने वर्ड्स के साथ, उनको वहां पे मार्टरडम कर दिया गया था, उनको वहां पे सजाए मौत दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, काफी लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो ये बेसिकली 1 ईयर तक रहा था। 1692 में शुरू हुआ था, 1693 में इसको एंड हुआ था, सेलम विचक्राफ्ट ट्रायल। और यहाँ पे प्योरिटन बिलीफ भी दिखाया गया। प्योरिटन का मतलब ये था कि उनका ये बिलीफ था कि दे आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड एंड इट इज देयर ड्यूटी टू क्लिंस द सोसाइटी। ठीक है, ये उनका ये बिलीफ था कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं और सोसाइटी को क्लिंस करना उनकी ड्यूटी है। और इस बिलीफ को लेते हुए भी ये लोग स्पिरिट्स को और ये डेवल को निकालने के लिए निकले हुए थे यहाँ पर, वो भी नजर आता हम लोग को इस राइटिंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग जो स्टाइल है राइटर का वो कैसा था। राइटर का राइटिंग स्टाइल ऐसा था कि जो इसने बेसिकली 1953 में ही प्ले लिखा ना, लेकिन स्टाइल इसका इसने 1692 वाला रखा, यानी कि प्योरिटन टाइम पीरियड वाला ही रखा। इट मीन्स कि ये रियलिस्टिक स्टोरी है और वो रियलिस्टिक टच यहाँ पे शो करना चाह रहा था। और ये सब कुछ दिखाया है उसने जो कि प्रेजेंट टाइम में इनके साथ हुआ था। सेम इज द केस विद द राइटर। ऑर्थर मिलर के साथ भी यही केस हुआ था कि जब ऑर्थर मिलर कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो जो मैकार्थी नाम का एक पर्सन था उसने इनके अगेंस्ट एक अपनी कहते नहीं है वो एक केस चला दिया। हाउस एंड अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी एक बनाई थी, उस कमेटी ने इनके अगेंस्ट एक केस चलाया और जितने भी रेबल्स थे, जितने भी कम्युनिस्ट थे, उनको मार दिया गया। जिस तरह से उसको कहा गया कि तुम अपने दोस्तों के नेम मेंशन करो, यानी कि क्या नाम था उसका, ऑर्थर मिलर। उसको कहा गया जो दोस्त तुम्हारे रेबल्स हैं, जो दोस्त तुम्हारे कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करे, उनके नेम मेंशन करो।
तो ऑर्थर मिलर ने उनको मेंशन करने से रिफ्यूज कर दिया था। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि प्रॉक्टर को कहा गया कि तुम कन्फेस करो, उसने कन्फेस करने से इनकार कर दिया था। तो ये स्टोरी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक ग्रेट एसोसिएशन है, बहुत ज्यादा गहरा लिंक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑफ जॉन प्रॉक्टर, थीम ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी, थीम ऑफ विचक्राफ्ट, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।